करेंगे हम। सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। आई होप कि आप सभी, मैं पहले ये जानना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग आज जुड़े हैं, क्या आप सभी एमपी से बिलोंग करते हैं? यस मैम, यस मैम। एंड बाकी I'm belong to ग्वालियर मैम। ओके, बाकी दो लोग जो जुड़े हुए हैं प्लीज वो भी रिप्लाई करें। देखिए आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा। यस मैम, एमपी ग्वालियर। आपका नाम क्या है सर? दिव्यांश भार्गव। ओके, और ऊपर सोनी जी लिखा हुआ है सर, आप बताएं। माइक अनम्यूट करके बताएं सर। फ्रॉम इंदौर एमपी। क्या नाम है सर आपका? शैलेंद्र। ओके, उत्तरा जी आप कहाँ से हैं? टीकमगढ़ आपने बताया था। ओके, यस, ठीक है। तो देखिए एमपीईडीपीओ का एग्जाम के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको दे दूं। एमपीईडीपीओ का जो एग्जाम हमारे यहाँ होता है वो एक्चुअली में एवरी ईयर पॉसिबिलिटी से हो नहीं पाता है। ये जो एग्जाम है हमारा 4-5 साल में ही जो है कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम देने का बहुत कम चांस हमको मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज 4-5 साल बाद ये जो है एग्जाम कंडक्ट होता है, तो हर बार जो एग्जाम पैटर्न है ये लोग थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे जो इसका प्रीवियस एग्जाम हुआ था वो 2016 में हुआ था, तो 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था, ठीक है। उस टाइम पे 32 सब्जेक्ट्स थे, जीके एंड जीएस वाला कोई पोर्शन नहीं था, ओनली 32 सब्जेक्ट्स लॉ के थे, जिसमें से जो एमपी सिविल जज की जुडिशरी में जो मेजर एक्ट्स आते हैं वो ऑलमोस्ट सभी मेजर एक्ट्स इंक्लूडेड थे, एंड उसके अलावा माइनर एक्ट्स थे। बट इस बार का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस का स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है, ताकि आप सभी को बिल्कुल क्लियर हो जाए कि सिलेबस क्या है। तो स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? ये देखिए आपका ये सिलेबस है। ये पहले आपका पार्ट ए जो है आपका सिलेबस है, जिसमें आपको जीएस पूछा गया है, ठीक है। तो पार्ट ए में जो है आपको टोटल देखिए 5 चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हैं टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ठीक है। हिंदी में भी है और ये इंग्लिश में भी है, नीचे उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। ये 5 चैप्टर्स टोटल जो है आपके हैं। तो ये जो 5 चैप्टर है, जो शुरू के 3 चैप्टर है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये जो 3 चैप्टर है ये आपके मध्य प्रदेश जीके से डील कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा एमपी का जीके पढ़ना। फर्स्ट चैप्टर में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य पढ़ना है। नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा है। एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अब शो हो रहा है सर? यस मैम। तो देखिए इसमें जो 3 चैप्टर्स हैं शुरू के, वो एमपी जीके से डील कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ठीक है। उसमें भी आपको पर्टिकुलरली टॉपिक्स बताएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना। मीन सिलेबस तो है, जीके तो उन्होंने दिया है, लेकिन आपको बहुत स्पेसिफाइड करके दे दिया है कि आपको पॉइंट वाइज पॉइंट उतना आपको पढ़ लेना है। जैसे इसमें फर्स्ट चैप्टर में इन्होंने कह दिया कि मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां और बोलियां, प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्यटन स्थल, मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। इसी प्रकार से फिर मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी वाला पार्ट आएगा आपका। उसमें आपको फॉरेस्ट है, पर्वत है, नदियां हैं, है ना, वहाँ की जलवायु है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन क्या, ऊर्जा संसाधन क्या है, परंपरागत या गैर परंपरागत में, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं क्या है, ये आपको नॉर्मल जानकारी जो मध्य प्रदेश की वो पढ़ना है। फिर है राजनीति एवं अर्थशास्त्र मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो उसमें आपको मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था क्या है, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा वगैरह, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। पंचायती राज व्यवस्था का कि कौन कौन सी पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, पंचायती राज व्यवस्था में क्या है मध्य प्रदेश में, ये सब। सामाजिक व्यवस्था, ठीक है ना, ये आपकी जनगणना वगैरह, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग, मध्य प्रदेश की कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग। तो ये जो सारी चीजें, ये 3 चैप्टर आपके किससे डील कर रहे हैं, पूरे पूरे मध्य प्रदेश की जीके से। उसके बाद जो 4th चैप्टर है ये है आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है, उससे अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण समसामयिक घटना। तो इसमें एमपी भी इंक्लूडेड है, मध्य प्रदेश, और राष्ट्रीय वगैरह ये सब इंटरनेशनल इवेंट है, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ये है। तो जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड घटनाएं हैं, देश एवं प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं हैं, अभी रिसेंट में कोई पुरस्कार मिला है, कोई खेल हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, जैसे अभी कोरोना भी हुई तो बहुत सारी स्टेट वाइज भी कुछ
निकाली होंगी योजनाएं, और भी योजनाएं निकली होंगी, मध्य प्रदेश की चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, करंट इवेंट्स वाले पार्ट में आएगी। उसके बाद ये जो 5th चैप्टर है आपका, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है ना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आपका रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कवर होगा। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मीन्स आजकल पूरा जो वर्क है गवर्नमेंट ऑफिस में वो कैसा होने लगा है, कंप्यूटर के थ्रू होने लगा है। मीन सारा जो काम है वो डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो इसलिए ई गवर्नेंस वाला पार्ट जो है पढ़ना बहुत जरूरी है कि कैसे जो है ऑफिस में सरकारी काम किस तरीके से होते हैं वो सब, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट और ई कॉमर्स। ठीक, तो ये 5 चैप्टर्स आपके हैं, जिसके पार्ट ए जो पेपर है आपका एमपीडीपीओ का, जो पार्ट ए पेपर है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जो पार्ट ए पेपर है उसमें आपको ये 3 चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है आपका पूरा एमपीजीडी का, ये आपको पढ़ाएंगे हमारे यहाँ जो स्पेशलाइज्ड सर है वो, जो एमपीपीएससी और यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो आपका ये वाला पोर्शन कवर करवाएंगे। इसकी क्लास जो है वीक में 2 डेज रहेगी, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सर जो है सैटरडे एंड संडे को टॉपिक वाइज टॉपिक आपका एक टॉपिक कंप्लीट कराते जाएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम इसका पार्ट बी वाला हो। तो ये हो गया आपका पार्ट ए सिलेबस। अब नाउ I share with you part B. अब देख लेते हैं हम पार्ट बी। अब देखिए ये पार्ट बी, पार्ट फर्स्ट में हमारा जीके पोर्शन हो गया। पार्ट सेकंड जो है हमारा जो आना है वो आना है लॉ का। तो लॉ में आप देख सकते हैं टोटल आपको कितने सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखिए आप टोटल 28 सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। ठीक है, ये 28 सब्जेक्ट मैम फिर से शो कर दीजिए, शो नहीं हो रहा। नाउ विजिबल, अब दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। ये देखिए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी की जो पार्ट पेपर बी है हमारा, पेपर 2 है, उसमें टोटल 28 सब्जेक्ट है। अगर आप पर्सनली एमपीपीएससी की साइट पर जाएंगे तो ध्यान रखना एमपीपीएससी ने 2 बार अपलोड किया है ये। ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने अपलोड किया था जो सिलेबस, उसमें 29 सब्जेक्ट्स थे। तो इनमें जो 17th नंबर का एक सब्जेक्ट था यहाँ पर, यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट था। ठीक है, अल्पवय व्यक्ति, ऐसा कुछ था हिंदी में। तो वो जो एक्ट है वो एक्चुअली में 2017 का एक अमेंडमेंट एक्ट है, जिसके थ्रू वो एक्ट जो है रिपील्ड हो चुका है, अब वो प्रभाव में ही नहीं है। तो भी एमपीपीएससी ने सिलेबस में रख दिया था, तो इसके लिए ज्ञापन वगैरह दिया एमपीपीएससी में। तो फिर एमपीपीएससी ने वो जो सब्जेक्ट था 17th नंबर पे उसको हटा दिया है सिलेबस से। तो पहले 29 सब्जेक्ट थे, अब कितने हैं, 28 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपको 3 है मेजर एक्ट आपके, आईपीसी, सीआरपीसी, ये 2 आपके हो गए मेजर एक्ट। और फिर आपको नीचे मिलेगा, ये देखिए इकाई 3 में आपको मिलेगा एविडेंस एक्ट। तो ये सिर्फ 3 जो है ये मेजर एक्ट है, बाकी ये माइनर एक्ट है। मोटर व्हीकल एक्ट कहने को माइनर एक्ट है, लेकिन ये भी काफी बड़ा है, 200 समथिंग सेक्शंस है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ये ठीक है, नॉर्मल है, इनमें 50-60 सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद आपका एंटी एक्साइज एक्ट, ये छोटा है लेकिन थोड़ा सा मतलब पढ़ने में थोड़ा लेंथी है। आर्म्स एक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमन एट वर्कप्लेस एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट है। देन आपका ये अब यहाँ से मध्य प्रदेश के लोकल लॉ एक टाइप से शुरू हुए है ना, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है। उसके बाद मध्य प्रदेश आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्न निवारण अधिनियम है। देन उसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है। देन उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस है। फिर डाउरी प्रोहिबिशन वाला है। देन इंडिसेंट, ये 19 नंबर का जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 19 नंबर का जो है ये आज हम पढ़ने वाले हैं, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट। देन उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से आपके टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, तो ये हमारा पूरा फुल कोर्स है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना थोड़ा सा एक्ट। ठीक है, आईपीसी ऑलरेडी अभी स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं पहले से ही, आईपीसी के ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें चैप्टर 14 तक हम आईपीसी में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो वो जो वीडियोस है, अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करते हैं पेड क्लास, तो जो भी आपके वीडियोस हैं एमपी आईपीसी से रिलेटेड, तो वो आपको यूट्यूब पे सारे मिल जाएंगे। मैं पर्टिकुलरली डेली आपको पर्सनली एक क्लास, आपको पूरे लेक्चर 1 घंटे का लेक्चर रहेगा, वो आपको मैं सेंड करके जाऊंगी, आप वहां से कंप्लीट करते जाएंगे। बाकी जो माइनर एक्ट और बाकी जो अपना सीआरपीसी और एविडेंस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो
आईपीसी में चैप्टर 14 तक का आप वहां से कवर करेंगे, चैप्टर 15 से आप कल से ही ज्वाइन करेंगे क्लास में, ठीक है। अब देखिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो अगर आप लोगों के पास बैरक नहीं है और आपको खरीदना है तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ये वाला पब्लिकेशन का बैरक खरीदे, पूजा लॉ हाउस इंदौर का। इसमें आपको 2-3 फायदे मिलेंगे। पहली चीज तो ये कि ये जो बैरक है इसमें डिग्लॉट है, हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों मिलेगा। दूसरी चीज इसमें पीछे ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, ठीक है। अगर आप कंटेंट देखेंगे इसका, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है ये पूरा 10 सेक्शन है इसमें, ठीक है। टोटल इस एक्ट में कितने सेक्शन है, 10 धाराएं हैं। और नीचे इसमें देखिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। तो जो क्वेश्चन जितने भी प्रोबेबली बन सकते हैं वो खुद ही ये ऑब्जेक्टिव बना के दे देते हैं हर एक में। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप यही वाला बैरक में, कौन सा है देख लीजिए एक बार नाम, पूजा लॉ हाउस इंदौर, क्षेत्रपाल का बोल देते हैं। इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन में शायद ये मिल जाते हैं, ठीक है। अमेजोन वगैरह से आप लोग ढूंढ लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका बैरक हो गया। इस बैरक में आपको सबसे फ्रंट वाले पेज पे, जैसे आप फर्स्ट पेज ओपन करेंगे तो आपको देखिए रिमेम्बरिंग पॉइंट दिए हैं कुछ, है ना। तो ये पूरा एक्ट का सार दे दिया। एक बार अगर आपने एक्ट पढ़ लिया और उसके बाद कभी भी आपको रिवीजन करना है तो आपने ये पॉइंट एक पेज रिवीजन कर लिया, आपका पूरा एक्ट रिवाइज हो गया। ये थोड़ा सा बेनिफिट है इस एक्ट का, ठीक है। प्लस जो भी जैसे पुराना एग्जाम हुआ है ना, तो हर सेक्शन के नीचे, मतलब जैसे कोई भी सेक्शन है जैसे क्वेश्चन आया है तो वो आपको नीचे बता देंगे उसमें कि ये इस ईयर में आया है। ये थोड़े से बेनिफिट्स हैं। अब देख लेते हैं हम, देखिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986, ठीक है। तो इसका नाम जो है वो क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम। और एक्ट नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अधिनियम संख्या 60, ठीक है। मैं एक्चुअली इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे थोड़ा सा हिंदी देखना पड़ती है। तो देखिए इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 जो है, इसका एक्ट नंबर दिया होता है ये नीचे। तो ये एक्ट नंबर हमें एमपीएडीपीओ के एग्जाम के पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने पड़ते हैं। सिविल जज के एग्जाम में ये एक्ट नंबर कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन एमपीएडीपीओ में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी बैरेक्ट में, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं होता यहाँ पर। तो ये जो एक्ट नंबर होता है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता क्या है ये पता होना चाहिए हमें। देखिए एक्ट नंबर का मतलब होता है जो ये ईयर दिया है 1986, तो इस ईयर में ये 60th नंबर का एक्ट है, 60वें नंबर का एक्ट है। मतलब इस ईयर में ऑलरेडी इस एक्ट के पहले 59 एक्ट बन चुके थे। तो जैसे भी कोई भी नया ईयर शुरू होता है, जैसे 2021 शुरू हुआ तो 2021 की पहली तारीख को यदि कोई एक्ट बना होगा 1 जनवरी को, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्ट नंबर 1 ऑफ 2021, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखना होती है कि किसी भी ईयर में जो नंबर जिस नंबरिंग पे बना रहता है उसको वो दे देते हैं। तो ये 60वें नंबर का एक्ट है, इसके पहले 59 एक्ट बन चुकी, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले मेरे यूट्यूब वीडियोस देखे हैं या आपने मुझसे पढ़ा है, तो पहले की कई वीडियोस में मैंने थोड़ा सा एक छोटी सी मिस्टेक की है, वो भी बाय डिफॉल्ट हुई है क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था। तो मैं क्या बोलती थी कि ये जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर के साथ जब हम इसको पढ़ते हैं किसी भी एक्ट को, तो ये इसका लॉन्ग टाइटल होता है। तो ऐसा नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले की मेरे वीडियोस देखे तो वो बात दिमाग से निकाल दीजिएगा, ये सिर्फ एक्ट नंबर ही होता है, जिससे सिर्फ इतना सा ही पता चलता है कि इस ईयर में ये एक्ट जो है 60वें नंबर का था, ठीक है। अभी लॉन्ग टाइटल क्या होता है, शॉर्ट टाइटल क्या होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहली चीज तो क्लियर हो गई, ये ओनली एक्ट नंबर है, इसको मिलाकर के जब हम बोलते हैं ये लॉन्ग टाइटल नहीं है। मैंने पहले काफी सारे वीडियोस में और क्लासेस में ये चीज को बोला है कि जब हम एक्ट नंबर को इंक्लूड करके पूरा नाम बोलते हैं तो वो फुल टाइटल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वो फुल टाइटल नहीं है, एक्ट नंबर सिर्फ एक्ट नंबर है और कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं डेट्स की। तो कोई भी एक्ट स्टार्ट करने से पहले उसकी 2 डेट हमेशा याद रखना पड़ती है। पहली डेट, वो एक्ट कब अधिनियम बना, कब इलेक्ट हुआ। सेकेंड डेट, वो कब लागू हुआ या कब जिसको लागू होना कहते हैं या प्रवृत्त होना कहते हैं या कमेंस होना कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कब फोर्स में आया या कमेंस हुआ। तो ये 2 डेट, इनेक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट। इनेक्टमेंट डेट मीन्स डायरेक्ट की हमेशा कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट होता है उसके सबसे पहले पेज पर यहाँ पर साइड में दी होती है, ठीक है। सबसे पहले साइड में दी होती है इनेक्टमेंट डेट। तो ये दी हुई है, देखिए 23 दिसंबर, ठीक। वेट, इनेक्टमेंट डेट, ठीक है। तो 23 दिसंबर 1986 को ये एक्ट इनेक्ट हुआ, यानी कि अधिनियमित हुआ। व्हाट इज इनेक्टमेंट डेट या अधिनियमन की तारीख क्या होती है? अधिनियमन की तारीख या इनेक्टमेंट डेट वो डेट होती है जिस डेट को कोई भी बिल जो है संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है कि राष्ट्रपति उस बिल पर अपने हस्ताक्षर दें।
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर मतलब अपनी सहमति दे। तो राष्ट्रपति अपनी सहमति कैसे देते हैं? राष्ट्रपति अपनी सहमति उस बिल पर सिग्नेचर करके देते हैं। जब भी कोई बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, मतलब whenever any bill passed from both the houses of parliament, then उसको कहाँ ले जाया जाता है? प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं और प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देते हैं। तो वो असेंट कहाँ देते हैं? वो असेंट दी जाती है अंडर आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 111 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात प्रेसिडेंट को 3 पावर मिलते हैं। कौन कौन से 3 पावर मिलते हैं? या तो प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल आता है तो वो उस पर असेंट दे सकता है, मतलब अपनी सहमति दे सकता है, या तो फिर उसको वो रिजर्व में रख सकता है, मतलब उसको वापस लौटा देगा पहले तो वो कि आप एक काम करिए, इसमें कुछ अल्टरेशन होना है, कुछ परिवर्तन होना है, तो वो वापस पहुंचा देगा हाउस को कि आप इसमें अल्टरेशन करिए, उसके बाद जो है मुझे दीजिए। अगर हाउस जो है कुछ अल्टरेशन करता है या नहीं भी करता है और फिर वापस भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति को साइन करने ही होते हैं उस बिल पर। ठीक है। थर्ड कंडीशन होती है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट है ना, अगर उनके पास कोई ऐसा बिल पार्लियामेंट से पास होकर के आता है कि प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर ये बिल पास हो गया तो या तो दंगे हो जाएंगे या तो बहुत ज्यादा जो है ऐसी परिस्थिति बन जाएगी सिविल वॉर टाइप के अंदर, तो अगर ये एक्ट पास किया तो ये बहुत ही ज्यादा देश के लिए अच्छा नहीं हुआ, तो वीटो पावर का यूज करते हुए प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस बिल को अपने पास रख लेते हैं, वो देते ही नहीं है वापस। तो इसको कहा जाता है वीटो पावर, मतलब अपने, इसको पॉकेट वीटो भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कि अपने जेब में रख लिया। अब ये जो वीटो पावर होता है ये अनंत काल तक का होता है, प्रेसिडेंट जब तक चाहे तब तक उसको अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, हम कभी पढ़ेंगे तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमें सिर्फ मतलब रखा है किस वाली पावर से, सेक्शन 111 के अंतर्गत जो असेंट देने की पावर है, कि अगर उनको लगता है कि बिल बिल्कुल सही है, दोनों पार्लियामेंट से पास हो गया, प्रेसिडेंट को भी लगा कि बिल्कुल सही है, इसमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, तो वो अपनी स्वीकृति उस बिल पे दे देंगे। स्वीकृति कैसे देंगे? हस्ताक्षर करके, साइन करके। तो जिस तारीख को प्रेसिडेंट ऐसे किसी बिल पर साइन करते हैं जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस से पास होकर के आया है, उस तारीख को वो बिल बन जाता है एक्ट। क्लियर? उस तारीख को वो बिल बन जाता है एक्ट और वो कहलाने लगती है डेट ऑफ इनेक्टमेंट की अब ये अधिनियम बन गया। अभी तक ये बिल था और जैसे ही प्रेसिडेंट ने हस्ताक्षर कर दिए तो ये अधिनियम बन गया, और जिस तारीख को हस्ताक्षर करे वो क्या हो गई? अधिनियम की तारीख। यानी कि प्रेसिडेंट ने इस एक्ट के बिल पर कितनी तारीख को साइन किए थे? 23 दिसंबर 1986। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं, ये मैं आपको इसकी स्टोरी क्यों सुना रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि व्हाट इज एनेक्टमेंट डेट, या एनेक्टमेंट डेट क्या है, या 23 दिसंबर 1986 को ये पर्टिकुलर एक्ट पारित हुआ था, इसका क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि इस तारीख को प्रेसिडेंट ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक, अब होती है इन्फोर्समेंट डेट। तो इस तारीख से तो ये सिर्फ अधिनियम बना है, एक्ट बना है, लेकिन सामान्य जनता के लिए ये लागू नहीं हुआ अभी, है ना। तो फिर एक और डेट बताई जाती है कि अब ये एक्ट तो बन गया, अब ये एक्ट सामान्य जनता के लिए कब से लागू होगा? तो फिर एक्ट में ही खुद से वो डेट मेंशन होती है, या तो डेट बताते हैं या फिर क्या कह देते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्ट इस तारीख से, जिस तारीख से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उस तारीख से ये प्रवृत्त होगा। तो वो डेट इस तरीके से दी रहती है और डायरेक्ट में हमको नीचे दी रहती है। तो ये जो एक्ट है ये लागू हुआ 2 अक्टूबर 1987 से। ठीक है, 2 डेट याद रखना है। ये एक्ट अधिनियम कब हुआ? 23 दिसंबर 1986 को। लागू कब हुआ? 2 अक्टूबर 1987 को। याद रखने के लिए भैया महात्मा गांधी जी को याद कर लो। महात्मा गांधी जी बहुत इज्जत करते थे महिलाओं की, इसलिए उनके बर्थडे पर ही ये क्या करा है, एक्ट को लागू कर दिया। तो इन्फोर्समेंट डेट एंड इनेक्टमेंट डेट, आई थिंक आपको अंतर समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब उसके बाद जब हम डायरेक्ट में नीचे आएंगे तो आपको ये मोटे मोटे अक्षरों में कुछ लाइंस लिखी हुई दिखती हैं जिसको हम अक्सर प्रीएम्बल या उद्देश्य बोलते हैं। एन एक्ट टू प्रोहिबिट indecent representation of women through advertisement or in publication, writing, painting, figures, or in any other manner, and for matters connected therewith or incidental thereto। ठीक है, हिंदी में भी एक बार हम इसको पढ़ लेंगे कि हिंदी में भी इसमें क्या लिखा हुआ है। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों के लिए अधिनियम। तो ये उसका उद्देश्य बता दिया, प्रीएम्बल बता दी कि ये एक्ट क्यों लागू किया गया है। तो ये एक्ट लागू किया गया है बेसिकली डील करने के लिए एडवर्टाइजमेंट से।
एडवर्टाइजमेंट में जिस तरीके से महिलाओं का प्रदर्शन किया जाता है अशिष्ट रूप से, उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशनों या फिर किसी भी प्रकार का पब्लिकेशन है या लेख है या कोई रंग चित्र, पिक्चर है, फिगर है या किसी भी अन्य रीति से जिसमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण किया गया है, तो ऐसे विज्ञापनों के माध्यम से किए गए अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए, प्रतिषेध करने के लिए ये अधिनियम बनाया गया है और उससे संबंधित या जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया। इट इज क्या, ये क्या होती है, ये होती है प्रिएम्बल। ठीक है, ये होती है प्रिएम्बल यानी कि उद्देशिका, ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं इसको। अब देखिए ये ही जो मोटे मोटे अक्षरों में ये जो लिखी होती है प्रिएम्बल, इसे ही कहा जाता है लॉन्ग टाइटल। ये कैसे पता चला मुझे? देखिए पहले मुझे कंफ्यूजन क्या था कि ये जो एक्ट नंबर है ना, इसको बोलते हैं, इसको मिलाकर के ये जब नाम बोलते तो ये शॉर्ट टाइटल तो नहीं। लेकिन जब मैंने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, एक हमारा सब्जेक्ट होता है एलएलबी में इंटरप्रिटेशन का, जब मैंने उसमें देखा इस चीज को, तब मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे पढ़ने में पता पड़ा कि ये क्या है, कि लॉन्ग टाइटल इसी को बोलते हैं। अब आपको होगा कि ये तो प्रिएम्बल है, ये तो उद्देशिका है, तो ये लॉन्ग टाइटल कैसे हो गया, है ना, ये विस्तार पूर्वक नाम कैसे हो गया? तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत माइनर डिफरेंस है दोनों में। किसी एक्ट में बहुत छोटे रूप में यहाँ पर प्रिएम्बल या उद्देशिका दी रहती है और किसी एक्ट की जो प्रिएम्बल है वो बहुत डिटेल में दी होती है। मतलब जैसे इस एक्ट की अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस एक्ट की बहुत ज्यादा डिटेल में है कि क्या कैसे कैसे तरीके से जो है एडवर्टाइजमेंट को प्रतिषेध किया गया है जिनमें स्त्रियों का अशिष्ट रूपण हो रहा है ना, जिनमें जो वुमन से जिनका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बाय वेरियस मीन्स, तो उनको कैसे प्रोहिबिट करेंगे, वो उसको लेकर के ये एक्ट, तो ये कैसा एकदम डिस्क्रिप्टिव है ये। तो दोनों में एक छोटा सा अंतर होता है लॉन्ग टाइटल और प्रिएम्बल में, कि प्रिएम्बल इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन लॉन्ग टाइटल। प्रिएम्बल ज्यादा विस्तार पूर्वक होती है लॉन्ग टाइटल की अपेक्षा, यानी कि यदि किसी एक्ट में ये जो मोटे अक्षरों में चीज लिखी गई है ये बहुत विस्तार पूर्वक लिखी गई है तो इसको हम प्रिएम्बल बोलेंगे, लॉन्ग टाइटल नहीं बोलेंगे। और अगर ये थोड़े छोटे से शब्दों में लिखा होता तो हम उसको लॉन्ग टाइटल बोल देते, फिर उसको हम प्रिएम्बल नहीं बोलते। जैसे कि एविडेंस में या सीआरपीसी में तो वो लॉन्ग टाइटल है, छोटे से कि इस एक्ट को का उद्देश्य संबंधित विधियों को समेकित करने का, तो ये क्या हो गया उसका लॉन्ग टाइटल इस तरीके से, है ना। और कुछ टेक्स्ट में तो लिखा ही रहता है कि ये प्रिएम्बल है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस मैं पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक, लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल, शॉर्ट टाइटल हमेशा सेक्शन फर्स्ट में आपको मिलता है, ये तो आपको पता ही होगा। सेक्शन फर्स्ट जो है किसी भी एक्ट की, उसमें हमेशा शॉर्ट टाइटल दिया रहता है। तो शॉर्ट टाइटल क्या होता है? शॉर्ट टाइटल होता है रेफरेंस में, कि अब जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप जज बन गए हैं या आप एडीपीओ बनने जा रहे हैं, तो आपके पास कोई भी केस आया तो आपको बताना है ना कि किस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत ये मामला दर्ज होगा, तो आप रेफरेंस तो दोगे ना, आप रेफर तो करो कौन सा एक्ट है। तो ये जो टाइटल, शॉर्ट टाइटल होता है, ये सिर्फ रेफरेंस के पर्पज से होता है, नाम बताने के लिए कि भाई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का मामला है ये, ऐसा बताने के लिए। तो ये सिर्फ उसका एक रेफरेंस नेम है शॉर्ट टाइटल, जो हमेशा सेक्शन 1 में दिया रहता है। और लॉन्ग टाइटल क्या हो गया? जो उद्देशिका होती है वही लॉन्ग टाइटल भी होती है और प्रिएम्बल भी होती है। ठीक है, अब प्रिएम्बल के नीचे क्या दिया हुआ है? देखिए प्रिएम्बल के नीचे आपको, प्रिएम्बल के नीचे देखो एक ये डेट भी दी रहती है। तो सिविल जज के हिसाब से तो नहीं, लेकिन एमपीडीपीओ के हिसाब से ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। ये देखिए ये डेट दी है, बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 37th ईयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हिंदी में भी एक बार देख लेते क्या लिखा है। इसमें लिखा है भारत गणराज्य के 37वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो। मतलब यहाँ पर ये भी बताया है कि रिपब्लिक होने के बाद, जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ, तो गणतंत्र के बाद ये कौन से ईयर में बना है? गणतंत्र हुआ 1950 में, तो 1950 से आप हिसाब लगा लेना इस डेट तक का, इनेक्टमेंट डेट तक का, तो ये 37 ईयर्स निकल के आएगा। ठीक है, तो मतलब ये 37वें ईयर में संसद द्वारा अधिनियमित हुआ है। ठीक है ना, तो बस ये कोई भी एक्ट जब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ा सा ये डेट भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कि दिस पर्टिकुलर एक्ट जो है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया की कौन सी ईयर में हो, तो 37 ईयर। ठीक, 3 डेट में 23 दिसंबर 1986 को ये अधिनियमित हुआ, 2 अक्टूबर 1987 को लागू हुआ और 37th ईयर ऑफ द रिपब्लिक अधिनियमित हुआ। ठीक, अब बढ़ते हैं सेक्शन फर्स्ट की तरफ।
सेक्शन फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंस एंड कमेंसमेंट, जिसमें 3 चीजें बताई होती हैं। शॉर्ट टाइटल बताया है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और सारांश। यहाँ पे विस्तार जो है इस सेक्शन में मिसप्रिंट है डायरेक्ट में, अगर आप लोग लिए वहां नहीं हो तो एक्सटेंट लिख लेना, ठीक है। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, पहले पढ़ लिया हमने शॉर्ट टाइटल। अब देखिए भाई विस्तार, विस्तार बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर का अमेंडमेंट जब से हुआ तब से बहुत सारे एक्ट जो है वो लागू हो चुके हैं अब जम्मू कश्मीर पे। तो यदि आप लोगों को नहीं पता है वो लिस्ट, तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है, जितने भी हमारे काम के लॉज जो हमें पढ़ना है उस लिस्ट में मैंने बता दिया कि कौन कौन से एक्ट्स जो हैं अब जम्मू कश्मीर पे लागू है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डाउनलोड करना, उसके जो नीचे शेड्यूल दी है उसमें आप देख सकते हैं। देखिए, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, अब ये हट चुका है, अब ये एक्ट पूरे भारत पर लागू है। ये देखिए मैंने नीचे यहाँ पर एरो लगा के लिखा है ओमिटेड बाय 2019। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा ये जो शब्द है इसमें ये हटा दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय ये शब्द जो है हटा दिए गए हैं। किस एक्ट के द्वारा हटा दिए गए हैं? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्ट का पूछ लेंगे कि अब ये एक्ट जो है संपूर्ण भारत पर लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है। ये अमेंडमेंट किस एक्ट के थ्रू हुआ? तो एक्ट का नाम याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। हिंदी में बोलते हैं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, ठीक। तो ध्यान रखना, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट पूरे भारत पर लागू है। तारीख हम पहले ही देख चुके हैं, यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राष्ट्रपति में अधिसूचना द्वारा नियत करेगी। मैंने पहले बताया था कि ऐसे वर्डिंग्स लिखे रहते हैं ना, लेकिन देखिए तारीख से इधर छोटा सा 2 बना है, तो बेरेक्ट में तारीख के इधर छोटा सा 1 या 2 बना रहता है। तो फुट नोट मतलब इसका मतलब क्या कि आप फुट नोट पे देख लीजिए, जब हम नीचे पेज के नीचे देखेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी। ये देखिए इस पेज का नीचे वाला हिस्सा ये है, देखिए सेकंड नंबर पे क्या लिखा है, दिनांक 2 अक्टूबर 1987 से प्रवृत्त। मतलब ये जो एक्ट है वो कब से लागू हुआ? 2 अक्टूबर से लागू हुआ, ठीक। तो शॉर्ट टाइटल पता चल गया, विस्तार पता चल गया, संपूर्ण भारत पे लागू है, जम्मू कश्मीर पर भी लागू है, 2 अक्टूबर 1987 से लागू हुआ। अब देखिए डेफिनेशन क्लॉज। डेफिनेशन क्लॉज में क्या बताया गया है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेफिनेशन कितनी है। कोई भी एक्ट है तो सबसे पहले उसमें देख लिया करो डेफिनेशन कितनी है। टोटल इसमें देखिए 6 डेफिनेशन, ABCDEF, टोटल 6 डेफिनेशन है। तो 6 डेफिनेशन है तो सबको एक बार देखेंगे। भाई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही बात कर दी गई है कि एडवर्टाइजमेंट को लेकर के प्रतिषेध, तो एडवर्टाइजमेंट की इंपॉर्टेंट बन जाती है डेफिनेशन। एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इन दो के तो हमें वो याद ही रखना है कि भाई एडवर्टाइजमेंट को कहाँ डिफाइन किया गया है? 2A में। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन मतलब स्टेटिस्ट रूपन को कहाँ परिभाषित किया गया है? 2C में, या हिंदी में कहेंगे तो 2 गांव में, 2 गांव में, ठीक है ना। फिर B में डिस्ट्रीब्यूशन है, D में लेबल है, E में पैकेज है, F में प्रिस्क्राइब है। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट का क्या मतलब है? सिंपल है, एडवर्टाइजमेंट जो हम आम अपने जीवन में जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं जिस तरीके की, वही एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर इन्होंने बताई, ठीक है। कोई नई बात नहीं बताई है, जिस तरीके का आम जीवन में हम देखते हैं वो सारी चीजें। देखिए एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड्स एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, ब्रेपर और अदर डॉक्यूमेंट and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas। क्या कहा गया है? एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए विज्ञापन के अंतर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज है और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई भी दृश्यरूपण आता है। तो यहाँ पर क्या है? विज्ञापन किसी भी प्रकार की कोई सूचना के माध्यम से विज्ञापन दे रहे हैं आप, कोई परिपत्र के माध्यम से आप, सर्कुलर के माध्यम से दे रहे हैं, लेबल के माध्यम से ले रहे हैं, रैपर, इंग्लिश में रैपर बोल, रैपर नहीं वो अपन कोई भी प्रोडक्ट, बिस्किट खाया, अपन ने कुरकुरे खाया, कुछ भी खाया, उसका जो रैपर रहता है उसमें क्या कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तो वो रैपर हो या कोई भी अन्य डॉक्यूमेंट है ना जिसमें विज्ञापन है, वो सब एडवर्टाइजमेंट माने जाएंगे। और क्या आता है इसके अंतर्गत? इन्होंने एक चीज और जोड़ दी कि आजकल नई नई टेक्नोलॉजीज चल रही हैं
एडवर्टाइजमेंट करने की, तो वो भी सारे इंक्लूडेड है, चाहे वो प्रकाश के माध्यम से हो, ध्वनि के माध्यम से हो, धुआं के माध्यम से हो या गैस के माध्यम से हो, जिससे कैसा हो रहा है, दृश्य रूपण हो रहा है, मतलब दिख रहा है, विजिबल। जैसे आप प्रकाश या लाइट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक जितने भी गैजेट्स होते हैं तो उसमें लाइट का यूज हो रहा है, तो वहां से आपको क्या दिख रहा है, लाइटिंग। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी इस टाइप की लाइटिंग आ गई है जिसमें कुछ कुछ लिखा हुआ दिखता है, लगा दी तो वो लाइट में कुछ कुछ ऐसा डिजाइन से लिखा लिखा आएगा, वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट ही तो है। अब कोई दुकानदार अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अपनी दुकान के नाम की लाइटिंग बनवा ले और लगा दे, तो वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। साउंड, बहुत से आपने देखे होंगे ऑटो वगैरह में बूफर लगा करके प्रचार करवाए जाते हैं। स्मोक एंड गैस क्या है, आपने देखा होगा आजकल एक बहुत नया ट्रेंड चल रहा है गैस बलून्स का। बड़ी बड़ी कंपनीज जो होते हैं वो बड़े बड़े एयर बलून्स लगाते हैं ऊपर जिसमें एडवर्टाइजमेंट चलता है ना, वो गैस बलून की बात हो रही है। स्मोक धुआं है, और एक होता है आपने देखा होगा दिवाली वगैरह पे आजकल ऐसे रॉकेट वगैरह आते हैं जिसमें आपका छोड़ो तो लिखा जाता है हैप्पी दिवाली। जिस तरीके से कंपनीज भी अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए चलती है, तो वो सारे मीडियम जिस भी तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखने योग्य अवस्था में विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, जिससे दिख रहा है आपको सामने वाले का नाम, एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट। ठीक, आई होप समझ में आता जा रहा हो, किसी को कोई डाउट तो नहीं लग रहा है, क्लियर हो रही है सभी को बातें? एक बार हाँ या ना बोल दीजिए। अंकित जी, शिवानी जी, बाकी सभी लोगों को क्लियर हो रही है चीजें? यस मैम। कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए 2B में है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। अब यहाँ पे वितरण को परिभाषित किया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड बाय वे ऑफ एनी सैंपल वेदर फ्री और अदरवाइज। अब वही वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, हम जिसको नॉर्मल बोलचाल में कहते हैं, भाई हम कोई व्यापारी है, हमने कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सैंपल बंटवाएंगे ना कि हमारा मार्केट में आए, बिके। तो डिस्ट्रीब्यूशन का वही मतलब है कि किसी भी प्रोडक्ट को जो आपने बनाया है उसका वितरण करना, सैंपल के तौर पर बांटना। तो यहाँ पर किस चीज के सैंपल की बात होगी, अशिष्ट रूपण की। स्त्री अशिष्ट रूपण से संबंधित कोई मतलब कोई किताब बनाई है आपने जिसमें इस प्रकार अशिष्ट रूपण किया गया, उस किताबों के सैंपल आप बांट रहे हो, या तो फ्री या तो कैसे, तो वो वितरण। ठीक है ना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है 2C, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो आपको क्लॉज याद रखना है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन को कहाँ डिफाइन किया गया है, 2C, 2 में इसके अशिष्ट रूपण को डिफाइन किया गया है। इसको कंटिन्यू करते हैं हम। क्लास एक्चुअली में 45 मिनट्स की होती है तो अपने आप बंद हो जाती है। ठीक है, तो मैं फिर से कनेक्ट कर रही हूँ, आप लोग उसी सेम लिंक से जो मैंने आपको शेयर किया, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए क्लास को। ठीक है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन की डेफिनेशन क्या बताई गई है, देखिए सूची में। Indecent representation of woman means the depiction in any manner of the figure of a woman, her form or body, or any part thereof in such a way as to have effect of being indecent or derogatory to or denigrating woman, or is likely to deprave, corrupt, or injure the public morality and morals. तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक बार हिंदी में भी पढ़ते हैं, फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। स्त्री अशिष्ट रूपण से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना भी प्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो, अथवा जिससे लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृष्ट, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि भाई स्त्रियों की आकृति का, उनके रूप का, उनके शरीर का, उनके शरीर के किसी भी अंग का अगर इस प्रकार से चित्रण किया जाता है, इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो देखने में बहुत ही अशिष्ट है, बहुत ही इंडिसेंट है, या अगर कोई स्त्री देखे तो उसको बहुत अपमानजनक या निंदनीय महसूस हो,
तो ऐसे जो इंडिसेंट रिप्रेजेंट, इस तरीके का जो रिप्रेजेंट है वो उसी को कहते हैं इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। दूसरी चीज, अथवा या फिर लोक नैतिकता या नैतिक आधार के विकृष्ट, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना है। इस तरीके से आपने जो है रिप्रेजेंट किया है एक वुमन की फिगर को, इस तरीके से आपने एक वुमन के शरीर को दिखाया है कि जिससे यदि कोई नॉर्मल पर्सन देखे तो उसके मॉरल वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगे, डाउन होंगे, मॉरलिटी कहीं ना कहीं करप्ट होगी, इंजोर होगी या डिप्रेस होगी। ये तो आम बोलचाल में यदि हम देखें कि जितनी भी अश्लीलता वाली जो पुस्तकें आती हैं, कभी आपने देखे होंगे अश्लील पोस्टर्स वगैरह लगे होते हैं, अश्लील पुस्तकें होती हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में जाए तो ब्लू फिल्म आपने देखी होंगी, ब्लू फिल्म आपने सुना होगा वर्ड। तो ये सब चीजें जो भी है इनसे क्या होता है, मॉरलिटी या मॉरल डाउन होता है। उन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पर बताया गया है कि अगर इस तरीके का वुमन को लेकर के कोई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, अशिष्ट रूपण किया जा रहा है, तो वही इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, जिसको आगे की धाराओं में क्या बताया गया, पनिशेबल भी बनाया गया है। क्लियर? अब आगे देखते हैं लेबल 2D में डिफाइंड किया गया है लेबल को। लेबल मतलब नॉर्मल, जो हमें पता है ना, कोई भी मार्केट से हम प्रोडक्ट खरीद तो हर प्रोडक्ट पे एक लेबल होता है, वही लेबल की बात हो रही है। लेबल मींस एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to और appearing upon any package। क्या लिखा गया है, देखते हैं हिंदी में एक बार। 2 में डिफाइन किया गया है लेबल। लेबल से कोई लिखित, चिन्हित, स्टैम्पित, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु विपरीत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है। पैकेज, फिर 2 में पैकेज है, पैकेज के अंतर्गत कोई बॉक्स, कार्टून, टिन या अन्य पात्र आता है। ठीक, तो लेबल भाई, जैसे हमने कोई बिस्किट पैकेट खरीदा तो उसमें नीचे कुछ कुछ लिखा रहता है, उसकी सील लगी रहती है, वही लेबल है। ठीक है, पैकेज क्या हो गया, कोई भी बॉक्स है, कोई भी कार्टून है, कोई भी टीन है, कोई भी पात्र है, वो हो गया आपका पैकेज। हिंदी में भी पैकेज वही है, इंग्लिश में भी पैकेज, मतलब पैकेज को पैकेज ही बोला गया है। उसके बाद एफ में प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड की परिभाषा हर अधिनियम में होती है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, किसी भी एक्ट के द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित, ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी कार्य करना है तो आपको मिलेगा कि जैसा इस जैसे कि इस एक्ट में नियम बताए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो वही होता है प्रिस्क्राइब्ड। तो ये हो गया आपका डेफिनेशन क्लॉज। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रही हूँ, आ रहा है? यस मैम। बताइए, डेफिनेशन क्लॉज तक समझ यस में आया? मैम। ओके, उत्तरा यस जी मैम। आपको समझ में आया? बाकी लोग तो बीच में ही लेफ्ट कर गए। ठीक है, ठीक, तो ये इस तरीके से जो है। अब देख लेते हैं सेक्शन 3, देख लीजिए सेक्शन 3 क्या बात करी। सेक्शन 3 बात करी प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। सेक्शन 3 में एडवर्टाइजमेंट को प्रोहिबिट किया गया है, स्त्री अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध। यहाँ पे क्या है, स्त्री अशिष्ट रूपण जो है तो उनसे संबंधित यदि कोई विज्ञापन है तो उनको नहीं करने दे रहे हैं सेक्शन 3 के अंतर्गत, सिर्फ विज्ञापन पर प्रतिषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं कराएगा, अथवा उसे प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग भी नहीं लेगा। मतलब आपको किसी भी तरीके से विज्ञापन करने ही नहीं देना, ना आप किसी को प्रकाशित करने दे रहे हो, ना आप प्रकाशित करवाओगे या प्रकाशन या प्रदर्शन की व्यवस्था भी नहीं करोगे, ना उसमें आप भाग लोगे। ठीक है, अगर आप कुछ भी करोगे तो क्या होगा, ये धारा 3 के अंतर्गत का अपराध होगा, जिसकी सजा आपको कहाँ मिलेगी, धारा 6। ठीक है, तो यहीं पर मेंशन कर लीजिए, यहाँ पर इसके साथ में क्या आ जाएगी, प्लस सेक्शन 6। तो यहीं पर लिख लीजिए सेक्शन 6 कि अगर धारा 3 का उल्लंघन होगा तो दंड कहाँ मिलेगा, धारा 6 में मिलेगा। ठीक, तो सेक्शन 3 सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग याद रखनी है, प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, स्त्रीशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया कि कोई भी विज्ञापन नहीं करेगा, और करेगा तो उसकी पेनल्टी कहाँ मिलेगी, सेक्शन 6 में। अब देखते हैं सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है ये आपकी रिलेटेड हो जाएगी, क्या लिखा है इसमें देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एक्सेट्रा कंटेनिंग इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। क्या लिखा गया है यहाँ पर, हिंदी में भी इसकी एक बार धारा देखेंगे हम। हिंदी में लिखा गया है, स्त्री
अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं आदि के प्रकाशन या डाक द्वारा भेजने का प्रतिषेध। ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है इसमें ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार की पुस्तकें वगैरह हैं, ये सब चीजें आपको नहीं प्रकाशन नहीं करना है या डाक द्वारा भी नहीं भेजना है। अंदर पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। देखिए क्या लिखा है, कोई व्यक्ति किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति का जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अशिष्ट रूपण अंतर्विष्ट है, उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं कराएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा मतलब किराए पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि किसी भी तरीके से जो है पर्सन इसको, एक बार इंग्लिश में भी देखेंगे इसका वर्जन। नो पर्सन शैल प्रोड्यूस और कॉज टू बी प्रोड्यूस्ड, sale, let to hire, distribute, circulate or send by post any book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure which contains indecent representation of woman in anything। तो अगर किसी भी तरीके से indecent representation of woman का जो है उसका फिगर का उसका रिप्रेजेंटेशन किया गया है indecent तरीके से, तो ऐसी कोई भी चीज को ना तो प्रोड्यूस किया जाएगा, ना उसको बेचा जाएगा, ना किराए पर देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति ये काम करेगा तो इसकी भी सजा कहाँ मिलेगी, सेक्शन 6 में अगेन। तो सेक्शन 3 का भी वायोलेशन होगा तो उसकी पेनल्टी 6 में दी है, और सेक्शन 4 का भी होगा तो कहाँ दी है, सेक्शन 6 में दी है। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए सेक्शन 6। तो धारा 3 का उल्लंघन किया, एडवर्टाइजमेंट किया तो धारा 6 में पनिशमेंट मिलेगी, धारा 4 का उल्लंघन किया तो पनिशमेंट धारा 6 में मिलेगी। लेकिन अब इस सेक्शन 4 में कुछ प्रोविजो भी दिए हैं, कुछ चीजों को छूट है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें यदि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन है भी, स्त्री का शिष्ट रूपण है भी, तो भी उनको छूट प्राप्त है। प्रोविजो में दिया है, क्या है देखिए क्या है वो चीजें। एनी बुक प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन और फिगर the publication of which is proved to be justified as being for the public good। प्लीज वेट करें थोड़ा सा। ओके हाँ, तो the publication of which is proved to be justified as being for the public good on the ground that such book, pamphlet, paper, slide, film, writing, drawing, painting, photograph, representation or figure is in the interest of science, literature, art or learning or other objects of general concern। यहाँ पर कहा गया है कि किसी, परंतु इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, ये सारी चीजें जो भी हैं, विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। मतलब अगर लोक कल्याण के पर्पज से प्रकाशन किया गया है और आप न्यायोचित तरीके से इसको साबित कर देते हैं कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, इट्स अ पार्ट ऑफ आपका जो भी है ना, विज्ञान का पार्ट है भाई, ये साइंस का पार्ट है, ये साहित्य का है, कला का पार्ट है, ये तो पढ़ाई का पार्ट है, सर्वसाधारण के लिए इसको जानना जरूरी है। ये चीज यदि आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि लोक कल्याण के लिए है, तो फिर ऐसी कोई भी सामग्री, चाहे वो पुस्तक हो या कागज पत्र हो, फिल्म हो, स्लाइड हो, कुछ भी हो, तो वो छूट प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल साइंस की किताबें, साइंस की किताबें जो बचपन में हम पढ़ते थे, जिसमें बच्चों को बचपन से ही बॉडी पार्ट सिखाया जाता है, उसमें एक साइड मेल का एक साइड फीमेल का स्ट्रक्चर बना रहता है, उसमें एक एक बॉडी पार्ट बताते थे। इट्स नॉट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो डॉक्टर्स की पढ़ाई करते हैं, उनके पास भी किताबें आती हैं, उनकी तो बॉडी का एक एक पार्ट बताते हैं, डिटेल में बताते हैं,
तो स्ट्रक्चर भी बना रहता है उसमें वुमेन्स का, पूरी फिजिकली उसमें वुमेन को दर्शाया जाता है। इट्स नॉट इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ पार्ट ऑफ साइंस, है ना। अब लिटरेचर या आर्ट की बात कर ले, साहित्य की बात कर ले, तो बहुत सारे साहित्यिक चीजें ऐसी हैं, पुरानी आपको साहित्यिक चीजें मिल जाएंगी, कला से संबंधित आपको बहुत सारे स्कल्पचर्स मिल जाएंगे, जहाँ पर विभिन्न विभिन्न शैलियों में चीजें उखड़ी रहती है, बनी रहती है, डिजाइन बनी रहती है महिलाओं की, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोविजो में है। अब दूसरा प्रोविजो क्या है, जो सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है। अब अगर रिलीजियस पर्पज से है कुछ, तो फिर व्हाट इज केप्ट और यूज्ड बोना फाइड फॉर रिलीजियस पर्पज, धार्मिक कोई भाई धार्मिक प्रयोजन से रखी गई कोई पेपर है, पैम्पलेट है, बुक है, स्लाइड, जिसमें इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन उसको छूट प्राप्त है। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में बोल दिया गया। उसके बाद बी क्लॉज में एक और क्लॉज आ गया, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, engraved, painted or otherwise represented on or in any ancient monument within the meaning of the Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act 1958। भैया कितने जितने भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं हमारे, प्राचीन संस्मारक हैं जिन पर चीजें उखड़ी रहती हैं, है ना, उनकी बात कर रहे हैं। दूसरे टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, टेम्पल है, एनी कार मीन्स यहाँ पे रथ है, यूज फॉर द कन्वेंस ऑफ आइडल्स और केप्ट और यूज फॉर एनी रिलीजियस पर्पस, मतलब हम अपने आइडल्स की रथ यात्रा वगैरह निकालते हैं। आपने देखा भगवान की रथ यात्रा निकलती है, तो वो जो रथ होते हैं, रथ पे डिजाइन उखड़ी रहती है, पुराने टाइम पे जितने भी रथ वगैरह होते थे उनपे मेल और फीमेल के डिजाइन बने रहते थे, वो इस तरीके से एकदम उभरे हुए, तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है। टेम्पल्स, मंदिर वगैरह हैं, पुराने टाइम के जितने भी मंदिर हैं जो द्रविड़ शैली में बने हैं या और भी जो शैलियां चलती थी, उन शैलियों के जितने भी पुराने मंदिर बने हुए हैं, तो उनमें जो कलाकृतियां उखड़ी रहती थी, है ना, महिलाओं की, तो वो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है ना। हिंदी में भी देख लीजिए, किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगा जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक या उनमें, तो ये एक्ट का नाम याद रखना है, ठीक है। कौन से एक्ट के अंतर्गत? प्राचीन संस्मारक एवं पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 की बात करें, उसके अंतर्गत कोई प्राचीन संस्मारक है तो वो छूट प्राप्त है। फिर मंदिर है, मूर्तियों को ले जाने करने के लिए, रथ यात्रा निकालने के लिए जो रथ वगैरह यूज होते हैं, उन पर कोई भी तीक्षित, उत्कीर्ण, रंगचित्र या अन्यथा रूपित है, ठीक है। ये हो गया आपका। लास्ट जो इसमें दिया है, किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगा, फिल्म वाला पॉइंट भी है इसमें, ठीक है। फिल्म, किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम 1952 के भाग 2 के उपबंध लागू होंगे। मतलब ये कोई एक्ट है, चलचित्र अधिनियम 1952, इसमें पार्ट 2 है, अगर वो पार्ट 2 किसी फिल्म पे एप्लीकेबल होता है तो फिर वो फिल्म इस एक्ट के प्रावधानों से छूट प्राप्त है ना। फिर उस फिल्म पे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट नहीं लगेगा। एनी फिल्म इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच द प्रोविजन ऑफ पार्ट 2 ऑफ द Cinematograph Act 1952 will be applicable. So if part 2 of the Cinematograph Act 1952 will be applicable on any film, then that film is out of danger, है ना। वो फिल्म पे सेक्शन 4 एप्लीकेबल नहीं होगी, वो प्रोहिबिशन से बाहर होगी, ठीक। तो ये इसकी क्या है, आपके ग्राउंड हो गए। यही सेम सेक्शन, ये जो एक्ट है, ये क्या है, एक स्पेशल लॉ है, क्योंकि वुमेन्स के, स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए बनाया गया, ये स्पेशल लॉ है। तो जब भी वुमेन्स को लेकर के इस तरीके का कोई क्राइम होगा तो इस एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज होगा। यही सेम सेक्शन आपको पढ़ने मिलेगी आईपीसी के चैप्टर 14 में, सेक्शन 292, ठीक है। तो यहीं पर मेंशन कर लीजिए आईपीसी की सेक्शन 292, यहाँ पर हमेशा सेक्शन के बाद प्लस लाख लिख दीजिए करिए। आईपीसी सेक्शन कौन सी कनेक्टेड हो रही है यहाँ पे, आईपीसी की सेक्शन 292, वहां पर भी सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑप्शन बुक्स बताई गई हैं, ठीक है। तो सेक्शन 292 में भी, सेक्शन 292 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 293 में 20 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर बेच जाए, तो यहाँ पर स्पेशली वुमेन्स की बात हो रही है, लेकिन वहां पर सिर्फ वुमेन्स की बात नहीं हो रही, वहां पे सब है, बच्चे भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकते हैं आईपीसी में, लेकिन ये स्पेसिफिकली वुमेन्स के लेकर के है ना, कि अगर महिलाओं का अशिष्ट रूपण किया गया है तो वहां पर जो बात हुई ना सभी की हो रही आईपीसी में, ठीक। तो ये होती है आपकी सेक्शन 4 कंप्लीट। अब देखिए आगे कंटिन्यू करें या आप लोग बोर हो रहे हैं? कंटिन्यू करें, बताएं।
उत्तरा जी कंटिन्यू, ओके चलिए, सर ने मैसेज कर दिया कि मैम कंटिन्यू करिए, ठीक है। ये देखिए सेक्शन 5, अब सेक्शन 5 में है पावर टू सर्च एंड सीजर, ठीक है, पावर टू एंटर एंड सर्च, तलाशी लेने की शक्ति भैया और एंटर करने की, किसी के घर या किसी के यहाँ जाकर के तलाशी लेने की, प्रवेश करने की शक्ति, ठीक है। तो सेक्शन 5 जो है अब यहाँ पे बताया गया है, देखिए क्या, सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एनी गजेटेड ऑफिसर authorized by the state government may within the local limits of the area for which he is so authorized। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका इससे बनता, जो पहले पूछा जा चुका है, मैंने 2016 का पेपर दिया है, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत किसे सर्च करने का पावर है, तो एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इस तरीके से लिख लीजिए, किसी भी गजेटेड ऑफिसर को जिसको राज्य सरकार प्राधिकृत करे, ठीक है। तो कोई भी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई भी गजेटेड ऑफिसर प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है, उसको प्रवेश करने की और तलाशी लेने की क्या है, प्राधिकृत कर दिया गया है, ठीक। तो एनी गजेटेड ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट 3 चीजें कर सकता है, एंटर एंड सर्च, किसी के यहाँ पर प्रवेश करके उसकी तलाशी ले सकता है, सीज जब्त कर सकता है जो भी सामग्री मिलेगी, एग्जामाइन कोई रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह उनको एग्जामाइन करेगा और एविडेंस के लिए उसको जब्त कर लेगा, ठीक है। तो पार्ट के अंदर एंटर एंड सर्च एट ऑल रीजनेबल टाइम विथ सच असिस्टेंस if any as he considers necessary any place in which he has reason to believe that an offense under this act has been or is being committed। हिंदी में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्तियां ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत है। तो राज्य सरकार द्वारा जो प्राधिकृत राजपत्रित अधिकारी रहेगा उसको उसके अधिकार क्षेत्र भी बताया जाएगा, तो अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए वो क्या करेगा, प्रवेश कर सकता है, तलाशी ले सकता है, अभिग्रहित कर सकता है, परीक्षा कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट्स बना लीजिए। पहले पॉइंट में किसी ऐसे स्थान में जिसमें उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे सहायकों के साथ यदि कोई हो जिन्हें वह आवश्यक समझे सभी उचित समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा, ठीक है ना। तो भाई अगर उसको ऑफिसर को डाउट है, उसके पास पूरा पूरा कारण है विश्वास करने का, रीजन टू बिलीव है कि यहाँ इस जगह पे जो है कुछ ऐसा सामग्री है जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट का वायलेशन करने वाली है, तो वो क्या करेगा, ऐसे उसको प्राधिकृत किया गया है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी है कि अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ मटेरियल बन रहा है, बेचने की कोशिश की जा रही है, कहीं पे कुछ भी है, तो आप वहां पे तलाश ले सकते हो। तो ऐसा अधिकारी प्रवेश करेगा और तलाश लेगा सभी उचित समयों पर, यहाँ पर वर्ड याद रखना, सभी उचित समयों पर। उचित समय मतलब वही सनसेट के बाद नहीं जाना है ना, सनसेट के मतलब सनराइज के पहले नहीं जाना, मतलब अंधेरे में नहीं जाना अगर जाना है तो। फिर उसके बाद क्या है, बी वाला पॉइंट, कोई ऐसा विज्ञान अथवा कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, फोटो चित्र, रूपण या आकृति अभिग्रहित कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है। अब अगर वो किसी जगह पे सर्च करने गया, तलाशी करने गया है और उसको कोई ऐसी बुक, पैम्पलेट, लीफलेट है ना, कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट मिलता है, कोई ऐसी बुक, पैम्पलेट, लीफलेट, स्लाइड, फिल्म, कुछ भी मिलता है उसको, फोटोग्राफ, रिप्रेजेंटेशन या फिगर, जिसको देख करके उसको ऐसा लगता है कि ये जो चीज है, ये जो सामग्री है, ये इस एक्ट का वायोलेशन कर रही है, इस एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में है ये एडवर्टाइजमेंट, है ना, इस बुक में ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 3 और 4 का वायोलेशन करे, तो वो उसको सीज कर लेगा, उसको सीज करने का पावर है, जब्त करने का पावर है, ठीक है। थर्ड है एग्जामाइन एनी रिकॉर्ड, रजिस्टर और डॉक्यूमेंट। अब उसको ये बुक, पैम्पलेट वगैरह नहीं मिला, कुछ रिकॉर्ड मिला, कोई रजिस्टर मिला, कोई डॉक्यूमेंट मिला, तो वो उसको एग्जामाइन करेगा, देखेगा, परीक्षा करेगा उसकी, और एनी अदर मटेरियल ऑब्जेक्ट फाउंड इन एनी place mentioned in clause A and sees the same if he has reason to believe that if any it may further evidence furnish the evidence of the commission of an offense punishable under this act। तो अब उसको लगता है यदि कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो रिकॉर्ड है, ये जो दस्तावेज है, ये जो हमें मिला है, ये आगे साक्ष्य के तौर पे यूज हो सकता है ना, तो वो उसको भी क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। खंड काम में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर,
दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा, और यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है, तो उसे भी अधिग्रहित कर लेगा। मतलब इस वाले ए वाले पॉइंट में जहाँ वो घुसा है, तलाशी ली है, वहां पे उसको कोई रजिस्टर वगैरह मिल गया जिसको वो एविडेंस के तौर पर यूज कर सकता है, तो उसको वो अभिग्रहित कर लेगा। और बी वाले पॉइंट में तो वो पर्टिकुलरली गया और उसने जब्त ही कर लिया, है ना। लेकिन एक प्रोविजो है क्या, परंतु ये इस उपधारा के अधीन कोई प्रवेश प्राइवेट निवास गृह में वारंट के बिना नहीं किया जाएगा। भाई वारंट के बिना नहीं घुसोगे आप किसी के घर में, प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस में नहीं जाओगे। प्रोवाइडेड दैट नो एंट्री अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड इनटू अ प्राइवेट ड्वेलिंग हाउस विदाउट अ वारंट। किसी के निवास गृह में जाना है तो वारंट से जाना है, किसी के वर्किंग प्लेस पे जाना है तो बिना वारंट से जा सकते हो, लेकिन निवास गृह में जाना, ड्वेलिंग हाउस में जा रहे हो तो आपको वारंट के साथ ही जाना है। ठीक, ये होती है आपकी सेक्शन 5। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 5 अभी और भी है। एक और प्रोविजन दिया गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द पावर ऑफ सीजर अंडर दिस सबसेक्शन मे बी एक्सरसाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल और थिंग which contains any such advertisement, including the contents, if any, of such document, article or thing, if the advertisement cannot be separated by reason of its being embossed or otherwise from such document, article or thing without affecting the integrity, utility or sealable value thereof। हिंदी में देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड प्रोविजो क्या दिया, दूसरा परंतु में ये कहा है कि परंतु यह और इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की शक्ति का प्रयोग किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु या चीज के लिए जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विष्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज की अंतर्वस्तु सहित यदि कोई हो किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा उस दस्तावेज, वस्तु या चीज से उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना अलग नहीं किया जा सकता। मतलब ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट को सीज करने की बात की गई है, रजिस्टर को सीज करने की बात की गई है, या किसी चीज को, कोई भी वस्तु को अगर सीज करने की बात जहां पे की गई है अभिग्रहण करने की, तो यदि वो ऐसा पार्ट है उसका विज्ञापन, सपोज करिए कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज है, तो जो इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है उस दस्तावेज की किसी एक पार्ट में, बाकी पूरा जो दस्तावेज है वो सही शॉर्ट है, लेकिन वो जो एक पार्ट है वो इस तरीके से संलग्न है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के साथ कि अगर वो पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता, या अगर सेपरेट करेंगे तो उसकी उपयोगिता ही नहीं रहेगी, उसका विक्रय मूल्य खराब हो जाएगा, फिर वो किसी काम का नहीं है डॉक्यूमेंट। तब फिर ऐसी कंडीशन में पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उसके कंटेंट के सहित, उसके अंतर्वस्तु के सहित क्या कर लेंगे, जब्त कर लिया जाएगा, ये कहा गया। अब उसके बाद देखिए सबसेक्शन 2 में क्या कहा है, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध इस अधिनियम के अधीन तलाशी अभिग्रहण के जहां तक हो सके वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारंट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तलाशी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं। तो जो प्रोसीजर सेक्शन 94 में बताई गई है ना, सीआरपीसी की सेक्शन 94 में कि वारंट जब तलाशी वारंट होगा तो कैसे कैसे तलाशी ली जाएगी, तो वही सेम प्रोविजन सीआरपीसी का 94 लागू हुआ यहाँ पे भी, ठीक है, तलाशी द्वारा वारंट के संबंध में। ठीक, फिर उसके बाद सेक्शन 3 में क्या कहा गया है, जहां कोई व्यक्ति धारा 1 के खंड खा या गा के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है, वहां वह यथाशक्ति शीघ्र निकटतम मजिस्ट्रेट को इत्तला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदेश प्राप्त करेगा। तो अब जो ये सीज कर ली है संपत्ति, जो भी आपने आर्टिकल को सीज कर लिया, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट से ऐसी वस्तु के कस्टडी का ऑर्डर लेना है। मतलब आपने कोई बुक्स का बंडल वगैरह है, पैम्पलेट्स है, या कोई फिल्म्स वगैरह, सीडीज वगैरह आपने जब्त कर ली, तो आपका क्या काम है गजेटेड ऑफिसर का कि वो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करे और मजिस्ट्रेट से उसकी कस्टडी के लिए ऑर्डर लेके, सर ये कहाँ रखना है, पुलिस स्टेशन में रखना है, जुडिशियल कस्टडी में रखवाना है, कहाँ रखवाना है, तो ऐसा ऑर्डर लेगा। तो ये हो गई आपकी सेक्शन 5 ठीक है। अब सेक्शन 6 जो पेनल्टी मैंने आपको बताया, सेक्शन 6 बात करती है पेनल्टी की कि भैया सजा कितनी मिलेगी। तो देखो आईपीसी में और यहाँ पे सजा फर्स्ट कन्विक्शन की बिल्कुल सेम है कि अगर पहली बार अपराध किया, पहली बार दोषी सिद्ध हुए हैं तो सजा कितनी है। देखिए पेनल्टी में पहली बार कन्विक्शन पे है 2 साल का जुर्माना प्लस 2
2 इयर्स का कारावास प्लस 2,000 रुपए जुर्माना, 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 2,000 रुपीज फाइन ऑन फर्स्ट कन्विक्शन। ठीक है, पहली बार अपराध करते हुए पकड़े गए, दोष सिद्ध हो गए पहली बार, तो फर्स्ट कन्विक्शन होगा तो कितनी सजा होगी, 2 इयर्स इम्प्रिजनमेंट प्लस 2,000 रुपीज फाइन, यहाँ पे भी और आईपीसी में भी। आईपीसी में पनिशमेंट के अलग से सेक्शन नहीं है, 292 में ही बताया गया है। ठीक है, 292 में ही पनिशमेंट बताई गई है। ठीक, उसके बाद सेकंड सब्सिक्वेंट, मतलब एक बार आप कन्विक्ट हो गए, जैसे आप जेल से छूटे, आपने फिर वही काम शुरू कर दिया, दोबारा पकड़े गए, 4 बार 5 बार रिपीट कर रहे हो, तो अब जितनी बार भी पकड़े जाओगे, कन्विक्ट होगे, तो मिनिमम 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगी, कम से कम 6 माह का कारावास होगा, और जो 5 साल तक का हो सकेगा, 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा, जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, मिनिमम 6 मंथ तो होगी ही होगी। अब जज साहब के ऊपर है कि वो 2 साल दे दे, 3 साल दे दे, 5 साल दे दे, प्लस जुर्माना भी कम से कम 10,000 रुपए तो देना ही पड़ेगा, और 1 लाख रुपए तक का कितना भी हो सकता है। लेकिन आईपीसी में जो पनिशमेंट है, आईपीसी में जो सब्सिक्वेंट पनिशमेंट है वो अलग है। फर्स्ट वाली सेम है, आईपीसी में सेकंड टाइम में अगर अपराध किया तो पनिशमेंट कितनी है, सेकंड टाइम में आईपीसी में 5 इयर्स प्लस 5,000 रुपीज जुर्माना, वहां पे ऐसा नहीं है 6 मंथ और ऐसा है ना। आईपीसी में कितनी है, सेकंड टाइम पे 5 साल प्लस 5,000 रुपीज। हम क्यों कोरिलेट करके चल रहे हैं, क्योंकि हमें आईपीसी भी पढ़ना है। अब आईपीसी में अगर कोई मिलती जुलती सेक्शन है किसी एक्ट से, तो हम उसको लेकर के चलेंगे ताकि हमारी रिकॉल होती रहे। ठीक है, तो सेक्शन 4, 6 और आईपीसी की सेक्शन 292, 293। ठीक है, 293 में 20 वर्ष से कम बच्चों के लिए है। अगर 20 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को ऐसी ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट्स बेचे जाते हैं, अश्लील कुछ चीजें बेची जाती हैं, तो उसको कितनी सजा है, तो पहले कन्विक्शन पे है 3 साल प्लस फाइन है। ठीक है, फर्स्ट कन्विक्शन पे कितना है, 3 साल प्लस 2,000 रुपए जुर्माना है, और सब्सिक्वेंट पे है 7 साल प्लस 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक है, तो आईपीसी में कितना हो गया, 20 साल से कम के बच्चे को बेचा जाएगा यदि कोई ऑब्ससीन ऑब्जेक्ट, तो 293 में। तो फर्स्ट कन्विक्शन पे है वहां 3 साल प्लस 2,000 रुपए जुर्माना, सेकंड पे है 7 साल की सजा प्लस 5,000 रुपए जुर्माना। ठीक, अब है सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय कंपनीज। इसमें अंदर कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ हेडिंग याद रखनी है। इसकी सिर्फ हेडिंग पूछ लेते हैं कि अगर कंपनी द्वारा अपराध कहाँ पर है, अगर कंपनी ने इस एक्ट के अंतर्गत अपराध किसी कंपनी ने किया है तो कहाँ है, सेक्शन 7 में। बाकी कंपनी द्वारा जो अपराध है वो बहुत नॉर्मल होते हैं, कि कभी भी कोई कंपनी अपराध करती है तो उसके लिए लायबल कौन होता है, जो भी कंपनी के चार्ज में होगा, जो पर्सन, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, है ना, उस टाइम पे उनके जो मैनेजर होंगे, सेक्रेटरी होगा, डायरेक्टर होगा, या जो अदर लोग जिनके प्रेजेंस में वो एक्ट कमिट हुआ, तो वो लोग लायबल होंगे। अगर वो लोग ये प्रूव कर देते हैं कि नहीं हमारे नॉलेज में नहीं था ये, और हमने तो पूरी समय सतर्कता बरती थी, है ना, अगर वो ये प्रूव कर देते हैं तो वो लायबल नहीं होंगे, अदरवाइज वही लोग लायबल होंगे। बस ये इस सेक्शन में बताया गया है। कंपनी का मतलब बताया गया है कि कंपनी का मतलब होता है बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, जिसमें अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ जाता है। और डायरेक्टर का मतलब बताया कि कंपनी में जो है फर्म भी आ जाती है। कंपनी में यहाँ पर कहा कि फर्म भी कंपनी मानी जाएगी, और फर्म की कंडीशन में डायरेक्टर कौन होंगे, फर्म के पार्टनर, फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं वो डायरेक्टर। ये हो गया आपकी सेक्शन 7। अब है सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बताया गया है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड पेलेबल। तो यहाँ पर आपको बताया है कि भाई इस अपराध, ये जो एक्ट है ना, इसके अंतर्गत के जो अपराध है वो कैसे हैं, वो कॉग्निजेबल है और बेलेबल है। कॉग्निजेबल मींस सीआरपीसी में हम 2C में पढ़ते हैं कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंस मींस वो ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी अपराध है वो कॉग्निजेबल है, मींस बिना वारंट के अरेस्ट किए जा सकते हैं। बेलेबल है, जमानत हो जाएगी, ठीक है ना, बेलेबल है सारे अपराध इस एक्ट के अंतर्गत की जमानत हो जाएगी। फिर है सेक्शन 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अब ये जो सेक्शन 9 है, ये है अधिकारियों के लिए, ये है गवर्नमेंट के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो इस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं, जिनको इस एक्ट के तहत काम करने के लिए बोला गया है, जो लीगली ऑथराइज्ड गुड फेथ में जो काम कर रहे हैं, तो ये कहा गया है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके ऑफिसर्स गुड फेथ में यदि कोई काम करते हैं इस एक्ट के तहत, जैसे कि गजेटेड ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है कि आप तलाशी ले सकते हो, अब वो गुड फेथ में तलाशी करने गया
और मानहानि का उसको केस लगा दिया जाए, तो ऐसे कैसे काम कर पाएंगे, वो लोग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए अभी जितने भी हम लोग माइनर एक्ट पढ़ने वाले हैं, उन सभी माइनर एक्ट में आपको ये सेक्शन मिलने वाली है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी किसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ मतलब वो किया जाता है, प्रोटेक्शन मिलता है, किसी किसी में दोनों को मिलता है, किसी किसी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, उनकी ऑफिसर्स को भी, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उनके ऑफिसर्स को यदि वो गुड फेथ में एक वर्ड याद रखना, गुड फेथ में श्रद्धापूर्वक यदि उन्होंने कोई कार्य किया है इस एक्ट के अंतर्गत, तो उनके अगेंस्ट लीगल सूट फाइल नहीं होगा, उनके एक्ट के लिए कोई भी वाद दायर नहीं किया जाएगा उनके अगेंस्ट, ठीक है। अब है सेक्शन 10 पावर टू मेक रूल। ये भी आपको जितने भी माइनर एक्ट है मोस्टली में सब में आपको ये धारा मिलने वाली है, पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति किसको है। तो किसी किसी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को होती है, किसी किसी एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट में होती है, किसी किसी एक्ट में दोनों को होती है। तो हमें इस सेक्शन में सिर्फ कितना याद रखना है कि किसको पावर है, सेक्शन याद रखनी है कि सेक्शन कौन सी है। जैसे यहाँ पर सेक्शन 10 है, किसी और एक्ट में हो सकता है 15 हो, किसी में 18 हो, किसी में 19 हो, सारे एक्ट की सेक्शन याद रखना पड़ेंगे आपको कि नियम बनाने की शक्ति कहाँ है, इसमें धारा 10 में हो। किसको है नियम बनाने की शक्ति इस एक्ट को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है यहाँ पे पावर, ध्यान रखना। इस एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर नहीं है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल मेकिंग पावर है, क्लियर। अब ये जो पावर है, पावर टू मेक रूल, ठीक है, तो ये होता है आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट खत्म। समझ में आया अच्छे से आप लोगों को। अब एक चीज मैं आपको छोटी टिप्स बता दूं, देखिए इंडिसेंट जो जितने भी एक्ट आप पढ़ेंगे उन एक्ट में आपको ये तीनों धाराएं मिलेंगी। तो इन तीनों धाराओं को याद रखने का तरीका ये कि आपको चार्ट बनाना है, आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है। उस चार्ट में आप मेन हेडिंग डालेंगे, ये जैसे आपने डाल दिया ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, और साइड में आप सारे एक्ट्स, माइनर एक्ट्स के नाम लिख देंगे। अब उन माइनर एक्ट्स के सामने आप 4 कॉलम बना लो, एक कॉग्निजेबल का, एक बेलेबल का, नॉन बेलेबल का, नॉन कॉग्निजेबल का। अब जो अपराध जिसमें जो पढ़ते जाएंगे वो वहां पे मेंशन करते जाओ। जैसे इंडिसेंट पढ़ लिया तो इंडिसेंट में कैसा है, कॉग्निजेबल है, तो वहां पे लिख दो कॉग्निजेबल। बेलेबल है तो बेलेबल। अब कोई और एक्ट पढ़ेंगे, जैसे इमोरल पढ़ेंगे, इमोरल ट्रैफिक एक्ट, तो उसमें हो सकता है कि नॉन बेलेबल हो सकता है उसमें नॉन कॉग्निजेबल, तो ऐसे डैश लगा के लिख देंगे। और उस चार्ट को डेली बेस पे फिर रिवाइज करना है, तो वो दिमाग में बैठेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे इतने सारे एक्ट में पढ़ेंगे तो। इसी तरीके से सेक्शन 9 वाले में करना है, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। इसको हेडिंग बनाना है और इसमें सेक्शन लिखना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, सेक्शन लिखना है कि कौन से एक्ट में किस सेक्शन में जो है प्रोटेक्शन मिला है। इसमें पावर टू मेक रूल में हेडिंग बनाना, सेक्शन लिखना है और गवर्नमेंट लिखना है कि कौन सी गवर्नमेंट को पावर है, कौन सी सेक्शन में, किस एक्ट में, ठीक। इस तरीके का एक चार्ट बनेगा। ये तो हो गया आपका एक्ट खत्म, आज का डेमो क्लास थी आज आपकी, तो ये एक्ट मैंने एक आपको डेमो क्लास में कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ रिगार्डिंग फीस वगैरह की। तो ये जो देखिए हमारा पूरा एडीपीओ का जो सिलेबस है, जो हम पहले भी अभी जैसे स्टार्टिंग की हमने क्लास, तो हमने आपको पूरा सिलेबस भी बता दिया कि जो सिलेबस है हमारा वो 2 पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, जीएस भी है और लॉ भी है, ठीक है ना। तो लॉ में आप जीएस वाला जो आपका पार्ट है वो उसमें आपको कितना, देखिए 5 चैप्टर जीएस के हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका जो लॉ वाला पार्ट है, लॉ का जो सिलेबस है आपका, उसमें आपको टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं। ये देखिए टोटल 28 सब्जेक्ट्स हैं आपको, ठीक। तो ये सब आपको जो है कंप्लीट करा दिया जाएगा, ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। इसकी टोटल फीस जो है वो आपकी रहेगी 15,000 रुपीज, जो आपको एक बार में पे नहीं करनी है, आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करनी है, ठीक है। 5,000 रुपए पर इंस्टॉलमेंट। आप एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, आपको एक इंस्टॉलमेंट में आपको कैसा क्या रहेगा, आपको एक इंस्टॉलमेंट में एक मेजर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और 8 माइनर सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। जैसे आपने 5,000 रुपए पे कर दिए तो उसमें आपको आईपीसी और 8 अदर माइनर एक्ट कंप्लीट करा दी जाएंगे, जो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी कौन से माइनर एक्ट हमको पढ़ना है। प्लस सैटरडे एंड संडे जीके की क्लास कर लेंगे तो आपका जीके का पोर्शन भी कंप्लीट होगा। जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी है। फिर आप 5,000 रुपए पे करेंगे तो आपको फिर एक मेजर सब्जेक्ट और 8 माइनर एक्ट और आपका क्या जीके वाला पोर्शन सैटरडे संडे की क्लास रहेगी, कर लेंगे तो वो जो जीके वाला पोर्शन है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसी तरीके से बस थर्ड इंस्टॉलमेंट में ऐसे अपना करते करते धीरे धीरे जो है अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये एमपीजीके का 5 चैप्टर है, ये आपको सब बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। सर भी पीएससी और यूपीएससी के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो उस चीज से आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए,
ठीक है, तो अगर आपको डेमो अच्छा लगा हो आज का तो आप बता दीजिएगा, सबके पास नंबर है ही मेरा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास की टाइमिंग बता देती हूँ मैं आपको। आईपीसी की क्लास सुबह रहती है 11 से 12 और माइनर क्लास शाम को रहती है 5 से 6। आज डेमो देना था इसलिए मैंने वो वाला बैच डिले करके 6 से 7 में। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।